start learning geometry with fun. हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हाजरा शेख अपने यूट्यूब चैनल वेलकम ट्यूटोरियल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब सिमिलैरिटी लेसन को अलविदा कहने का कुछ वक्त आ रहा है कि सिमिलैरिटी लेसन का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ही बचा है। और अब तक ये जितने भी लेक्चर्स और जितने भी क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए हैं उसे प्रैक्टिस करें और उससे जो भी रिलेटेड आप क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हो। अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7। आप जितना हो सके इससे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, रिटन वर्क में प्रैक्टिस कीजिए और इस पर हार्ड वर्क कीजिए ताकि आपको ये जो फनी स्टेप वाला जो कंसेप्ट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस सेट 1.4 का, सिमिलैरिटी लेसन का प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किए थे। आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी और वो बहुत इजी क्वेश्चंस थे। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीएफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता है तो भी सुन लो। इक्विलेटरल ट्राइंगल उसे कहते हैं जो ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। कमेंट्स में सिर्फ ये बता दो कि अगर दो साइड्स कोई भी ट्राइंगल्स के सेम है तो उस ट्राइंगल को क्या कहेंगे? आई होप आपको पता होगा। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। क्या है हमारा ट्राइंगल एबीसी और डीएफ? क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स और तीनों एंगल सेम होते हैं। अब जब तीनों एंगल सेम है तो हमने एक बार देखा था कि मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल्स कितने होते हैं? 180। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल 180 होते हैं। तो जब तीन लोग हैं, समझ लो 3 भाई हैं, 3 भाई को मम्मी ने दे दिया 180 रुपीज और कहा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अब जब 180 रुपीज मम्मी ने दिया है तीनों जो भाई है उनको, तो सब तीनों क्या करेंगे? 60 60 60 आपस में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सिमिलर यहाँ पर 180 में से 60 60 60 ये लोग क्या करते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एबीसी और डीईएफ दोनों के साइड्स भी सेम हैं और दोनों के एंगल भी सेम हैं, यानी वो दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है कि दोनों के एरियाज का रेशो 1/2 है, AB 4 है और DE आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, DE फाइंड आउट करना है। रेशो गिवन है एरियाज का, एक साइड गिवन है, उसका करस्पॉन्डिंग साइड पूछ रहा है। तो गिवन पार्ट में हम क्या लिखेंगे? इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल एंगल्स आर 60। तीनों ही अभी हमने देखे 60 60 है, तो भाई दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। बाय ए सिमिलैरिटी टेस्ट। ये मैंने आपको अपने लेक्चर में टेस्ट जो है, कौन से टेस्ट से वो लोग सिमिलर होते हैं, उसका फर्स्ट कंडीशन ही हमने ये देखा था। ठीक है, तो आई होप आपको अगर वो समझना है, यहाँ पर समझ आ रहा होगा, और अगर समझना है तो आप वहां जाओ उस लेक्चर में और अच्छे से उसको समझो और फिर इसे देखो तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। यूज ऑफ द एरिया ऑफ अ थ्योरम, ये भी हमने देखे थे कि किस तरीके से एरियाज ऑफ अ थ्योरम जो होता है सिमिलर ट्राइंगल का क्या बताता है वो हमें, कि रेशियो ऑफ एरियाज लो और स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लो। यानी एरिया जब आएगा तो उसके सामने साइड थोड़ा सा स्क्वायर बन के आएगा, ऐसे नहीं आ सकता है। एरिया अकेला रहेगा, साइड को स्क्वायर बन के आना पड़ेगा। ये किस तरीके से होता है पता है? कि जैसे अभी हम लोग को याद रखना है कि कभी अगर एरियाज है, साइड्स है, क्या है इसमें कंसेप्ट, तो एरियाज को ना समझ जाओ कि ये है ना फादर है और ये सन है। भाई फादर तो अकेले ही हैं, लेकिन जब फादर यहाँ पर है सामने आए तो जो साइड है मतलब सन को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा इज्जत एहतराम से आना पड़ेगा। तो वो थोड़ा इज्जत लेने के लिए वो क्या लेता है? स्क्वायर लेके सामने आता है। मतलब कभी भी एरिया के सामने अगर साइड को आना है तो उसे स्क्वायर पार्ट करके आना पड़ेगा, अकेले आएगा तो रॉन्ग, गलत है ये। ठीक है, तो एरियाज ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। तो आपने एरिया फॉर ट्रायंगल एबीसी ले लिए, एरिया फॉर ट्रायंगल डीए, दोनों का रेशियो ले लिए, ए बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या है? DE स्क्वायर, क्योंकि हमने देखे टू साइड्स यहाँ पर है
कि आपको ए बी और डी दोनों करस्पॉन्डिंग है, तो अगर इन दोनों के सामने ए बी को आना है और डी को आना है तो स्क्वायर पार्ट करके आना पड़ेगा अपना। चलो आ गए ये लोग स्क्वायर करके। अब सबकी वैल्यूज हम पुट करते हैं। क्या वैल्यू है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डीएफ कितना गिवन है यहाँ पर? 1/2 गिवन है, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या लेना है कि आपको पता है ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर किसके इक्वल था? हमारे एरिया के रेशियो के, और एरिया का रेशियो कितना है? 1/2। तो चलो चुपचाप यहाँ पे लिख देंगे 1/2। एरिया के रेशियो के जगह पर 1/2 लिख दिए, ठीक है। चलो यहाँ आ गए। अब यहाँ क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हमारा 2 जाएगा ए बी के पास, डीई जाएगा 1 के पास, तो डीई स्क्वायर 1 जा डीई स्क्वायर, 2 इंटू ए बी स्क्वायर, डी स्क्वायर एज इट इज 2 एज इट इज, ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है? 4 हम लाके यहाँ पुट करेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 जा 16, तो ये आपका 16 आया। 16 2 जा कितना होगा? 32। तो अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे डी स्क्वायर, और ये आपका कितना है? 32। तो अब क्या करना है? जैसे ही ये टर्म आ जाए तो आपने क्या करना है? स्क्वायर हटाने के लिए उसका दुश्मन को लाना पड़ेगा। स्क्वायरिंग रूट बोथ दी साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग रूट ले लो, इसको भी रूट में इसको भी रूट में, स्क्वायर रूट कैंसल, ठीक है। स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा तो ये डी बाहर आ जाएगा। मैंने बताया दोनों एनिमी है, दुश्मन है, कट हो जाएंगे। स्क्वायर और रूट, डी बाहर आ गया। ये भाई किसी का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर तो 32 है ही नहीं। तो अब देखते हैं कौन से परफेक्ट स्क्वायर के टेबल में 32 आता है। 16 जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है 4 4 जा 16, तो आप 16 के टेबल से देख सकते हो 16 2 जा 32, तो 16 परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो रूट जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, क्या बन के? 4 बन के बाहर आएगा। और 2 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो बेचारा अंदर ही सर्च बन के सड़ेगा। आपने 9th स्टैंडर्ड में देखिए सर्च क्या होता है, तो वो सर्च जो है वो अंदर ही रहेगा क्योंकि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपके डी का आंसर कितना आ जाएगा? मेन आंसर आपके डी का है 4√2। आई होप आपको यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं सिमिलैरिटी लेसन के एंडिंग पर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी का लास्ट क्वेश्चन है। और अब तो मैं आप लोगों को सोच रही हूँ होमवर्क दूं। अब इसमें क्या होमवर्क है आपको, मैंने इससे पहले कंप्लीट द एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया था कैसे आपको 14 मार्क्स का पूरे मैथ्स के पेपर में आने वाला है। तो ये भी कंप्लीट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन पार्ट करा रही हूँ। आप पेज को A4 साइज का पेज लो, उसे फोल्ड करो, और जब आप उसे फोल्ड करोगे तो उसके एक जो साइड है वहां पे एज इट इज क्वेश्चन कॉपी करो, और सेकेंड जो साइड है वहां पर आप इस सॉल्यूशन पार्ट को करो। और आपका होमवर्क क्या है कि आप सॉल्यूशन पार्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस सॉल्यूशन पार्ट में से कौन कौन से बॉक्स में कौन कौन सा आंसर आएगा उसे पुट करो, और फिर देखो आपको आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे इंशाल्लाह आपको अच्छे से बता दूंगी। अगर नहीं आया तो इंशाल्लाह, लेकिन आएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन फिगर segment QPQ, segment PQ parallel to segment DE। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि PQ और DE एक दूसरे के पैरेलल है। डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF, PQF ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये आपको कितना दिया हुआ है? 20, छोटा वाला ट्रायंगल, उसका एरिया आपको दे दिया 20। PF इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ DP। इसका क्या मतलब होता है? 2 टाइम्स। यहाँ क्या है ना, समझ जाओ। अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये एक बॉडी बिल्डर है, ठीक है। अब पूछेंगे मिस मैथ्स में बॉडी बिल्डर कहाँ से आ गया? एग्जाम्पल है कि यहाँ एक बॉडी बिल्डर है, उसके सामने अगर हम एक
नॉर्मल इंसान को खड़ा कर दे तो क्या ही होगा उसका, डरेगा, कांपेगा, खड़ा भी नहीं होगा शायद। तो हम क्या करते हैं, ऐसे दो बंदों को ले आते हैं, मतलब एक अकेला बॉडी बिल्डर, उसके सामने आने के लिए दो नॉर्मल इंसान को आना पड़ेगा, तो शायद कुछ बात बन पाएगी, दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, मतलब दो डीपी, आप वाला डीपी नहीं जो हम लोग डीपी रखते हैं, ये डीपी 2 टाइम्स होंगे तो हमारा 1 पीएफ फ्रेम होगा। मतलब पीएफ इतना बड़ा है कि उसके सामने डीपी को आने के लिए 2 डीपी लाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। देन फाइंड द एरिया फॉर क्वाड्रिलेटरल डीपीक्यूई। 4 साइड्स है ना, इसलिए क्वाड्रिलेटरल है। डीपीक्यूई, डीपीक्यूई, डीपीक्यूई का आपको एरिया फाइंड आउट करना बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये आपका होमवर्क है, एक्टिविटी के बेस पे क्वेश्चन लिखो और फिर सॉल्यूशन पार्ट में से उसके जितने भी नेसेसरी कंसेप्ट है उसको बॉक्स में पुट करना है। क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, एरिया फॉर ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल जो है आपका उसको एरिया दे दिया है, पीएफ बता रहा है भाई 2 डीपी लगेंगे उसको, पैरेलल दे दिया है, ये कंडीशन है। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। जो हमारा डीपी है भाई, आंसर है डीपी से स्टार्ट करो, तो डीपी क्या है आपका x। जब डीपी x है तो आप क्या करोगे, पीएफ ऐसे लिखोगे, पीएफ कितने डीपी के इक्वल है, 2 डीपी, तो डीपी की जगह पे x लिख दो, तो पीएफ 2x के इक्वल होगा, डीपी 1x है तो पीएफ 2x हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हो डीएफ, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ पीएफ, पीएफ यहाँ है स्मॉलर ट्रायंगल का, बिगर ट्रायंगल का जो डीएफ है उसका करस्पॉन्डिंग साइड। अगर ये यहाँ पे पीएफ है तो यहाँ कौन है, डीएफ। तो डीएफ कोलिनियर के अकॉर्डिंगली किससे मिलकर बनता है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोलिनियर लिख रहे हैं डी पी एफ, तो फर्स्ट थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड थर्ड। तो आप देख सकते हो फर्स्ट थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड थर्ड। ठीक है, डीपी कितना था भाई, आपकी डीपी क्या है, आपका डीपी है x, तो आपने डीपी x लिख दिए। पीएफ कितना है, जब ये x है तो भाई मैं 2x डबल, तो ये 2x हो गया। तो डीएफ उनका भी भाई कह दो कि उनसे भी सबसे आगे हैं, तो 2x और 1x मिलके कितना हो गया, 3x। तो अब सारे x आ गए हमारे पास, कौन कौन से, डीपी 1x, पीएफ 2x, डीएफ 3x, डन। यहां तक हो गया। अब क्या है भाई, इन लोगों की वैल्यूज तो हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो दो हमारे ट्रायंगल है ना, कौन से दो ट्रायंगल, देखो मैं एक बार हाईलाइट करती हूँ इसको, छोटा वाला ट्रायंगल, ये तो दिख ही रहा है आपको, छोटा वाला ट्रायंगल, क्या नाम है उसका, पी क्यू एफ, है ना, पी क्यू एफ, ये आपका छोटा ट्रायंगल। बड़े ट्रायंगल को थोड़ा सा कर्ली बनाते हैं, ये फिर ऐसा, फिर यहां से ऐसा, ये वाला बड़ा ट्रायंगल। तो इसे हम लोगों को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करना आपने 1.3 में सीखा है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोगों को 2 एंगल चाहिए, ठीक है, सिमिलर प्रूफ करने के लिए 2 एंगल्स। तो 2 एंगल्स किस तरीके से, पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं, फिर आपको और लिखने का जो रिटर्न पार्ट है हम देख लेंगे। भाई हमारा यहाँ पे ना ये पैरेलल है, गिवन इन्फॉर्मेशन है, पैरेलल है, पीक्यूडी हाईलाइट दिख रहा है ना, येलो येलो से पूरा, ठीक है। तो आपका डीई और पीक्यू क्या है, पैरेलल है। अगर वो पैरेलल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ये मैंने आपको बताया कि अगर 2 लाइन पैरेलल है और उनका कोई ट्रांसवर्सल होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पैरेलल है डीई और पीक्यू। एक बार आप लो ट्रांसवर्सल डीएफ को और एक बार लो ईएफ को। जब हम डीएफ को ट्रांसवर्सल ले रहे हैं तो हमारा एंगल, ये दोनों एंगल क्या बन रहा है,
करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर हम ले रहे हैं EF को, क्या ले रहे हैं EF को, ट्रांसवर्सल, तो आपका E और Q यहाँ पर क्या बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप नेम किस तरीके से लिख दोगे यहाँ पर, FDE, FDE, ये वाला एंगल जिसको मैंने इधर हाईलाइट किया। तो उसके जैसा करस्पॉन्डिंग कौन है, मिडल में कौन आना चाहिए, P, FPQ। तो आपका FDE, FPQ are the corresponding angles because of DF. DF is a transversal. Now here, if EF is a transversal, अगर EF ट्रांसवर्सल है तो कौन से दो एंगल बनेंगे, FED, मिडल में E आना चाहिए, FQP, मिडल में Q आना चाहिए। अगर आपको ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो हम सिंपल सा देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल सेम है, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। अगेन आप नेमिंग देख सकते हो, FDE और FPQ दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, तो यहाँ दो एंगल बने। अगेन ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ क्या बना, FED बिगर ट्रायंगल में, FQP स्मॉलर ट्रायंगल में। इस तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बेस पर आपके दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, बाय विच टेस्ट, AA टेस्ट, क्योंकि इसमें दो एंगल सेम है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने देखे किस तरीके से हमने यहाँ पर DP, PF और DF फाइंड आउट किए थे। DP नोट डाउन कर लो, x है, PF 2x है और DF 3x है। ये तीन इंफॉर्मेशन आपके पास कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आपने दोनों ट्रायंगल जो मैंने आपको यहाँ पे शो किया था, दोनों ट्रायंगल को आपने सिमिलर प्रूफ किए और दो एंगल उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल आपने लाए और करस्पॉन्डिंग एंगल के बेस पर हमारा ट्रायंगल सिमिलर हुआ बाय AA टेस्ट। हमारा टारगेट क्या है, हमें क्वाड्रिलेटरल DPQE फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने देखे लास्ट स्लाइड में हमने सिमिलर ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किए थे। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ होता है तो आप आ जाते हो हमारे थियरम पर, बाय द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो बाय द थियरम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, एरिया का रेशो स्क्वायर किसका, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो। हमने बताया था कि भैया फादर हैं तो अकेले रहेंगे, सन को आने से पहले स्क्वायर को लेना पड़ेगा, ठीक है। फादर के सामने सन को आने के लिए स्क्वायर लेना पड़ता है, इज्जत देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा कि यहाँ पे अकेले एरिया आ रहे हैं और यहाँ पे इनको स्क्वायर देना है। तो एरिया कौन कौन से थे, हमारा छोटा वाला ट्रायंगल याद है, FD और जो FD ग्रेटर था और FPQ स्मॉलर वन था हमारा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये ग्रेटर ये स्मॉलर दो ट्रायंगल ले लिए। फिर उसके बाद उनका करस्पॉन्डिंग साइड DF स्क्वायर, यहाँ पे कौन है, PF। आपको याद होगा, नोट डाउन करने का आता मैंने कि DF आपका 3x है और PF 2x है, तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, x square गेट कैंसल, बट स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, तो आपका आंसर आया 9/4, ठीक है। तो एरिया का जो रेशियो है वो कितना आ गया आपका, 9/4। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद ये FD यहीं रखो भैया, यहीं रखो। ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, इसको लेकर चले जाओ इसके पास, यहाँ डिवीजन में है, वहां जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, आ गया मल्टीप्लाई कर रहा है, चलो ठीक है। अब गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली एरिया फॉर ट्रायंगल आपका 20 दिया हुआ है, FPQ स्मॉलर जो ट्रायंगल था उसका हम लोगों को एरिया 20 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ था। तो ये जो हमको दिया है यहाँ लाके पुट करेंगे इसकी जगह पर। हमने दोनों साइड एरिया का रेशियो लिया था, साइड्स के स्क्वायर का रेशियो लिया था, तो हमने इनके एरिया का रेशियो निकाला 9/4। इसको यहीं रखा, ये जो दिख रहा है ये यहाँ डिवाइड है, वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। चलो ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करने में ले आए, इसको भी हमको 20 दिया हुआ है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, आता होगा ना।
9 5 45। अब यहाँ पर आएगा स्क्वायर यूनिट। क्यों आएगा स्क्वायर यूनिट? क्योंकि ये एरिया है, एरिया का जो यूनिट होता है उस पर स्क्वायर लगता है। तो यहाँ कोई मीटर सेंटीमीटर तो है नहीं, तो यूनिट लिया। अगर मीटर होता तो स्क्वायर मीटर लिखते, सेंटीमीटर होता तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते, कोई यूनिट ही नहीं है तो सिर्फ यूनिट लिख दिया, लेकिन स्क्वायर लिखना ना भूला। तो ये आपको एरिया मिल गया। ये हमारा टारगेट नहीं था। हमारा टारगेट क्या है? देखो मैं डायग्राम से दिखाती हूँ हमारा टारगेट क्या था। टारगेट था, ध्यान से समझो भाई, ये पता करना है क्वाड्रिलेटरल। दिख रहा है? ये क्वाड्रिलेटरल आपको फाइंड आउट करना है। कैसे मिलेगा? सिंपल सी बात है। जो आपका ट्रायंगल है, दिख रहा है आपका ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये आपका बड़ा ट्रायंगल। उस बड़े ट्रायंगल के एरिया में से, जो कि अभी हमने फाइंड आउट करे 45, छोटे ट्रायंगल के एरिया को निकाल दो, जो कि दिया था 20। मतलब पूरा 45 है, उसमें से ये हाइड कर दो, ये हाइड कर दो, तो ये क्वाड्रिलेटरल ही तो बचेगा ना। यही तो चाहिए, इसका ही तो एरिया चाहिए। तो पूरे ट्रायंगल के एरिया में से छोटा वाला ट्रायंगल निकाल दो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आपका जो ग्रेटर है डी एफ डी ई और दूसरा एफ पी क्यू, तो एफ डी ई में से एफ पी क्यू निकाल दो, है ना। तो जब आप पूरे ट्रायंगल में से इतना पार्ट हाइड कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको सिर्फ ये मिलेगा क्वाड्रिलेटरल। तो बस अब यही अभी करने जा रहे हैं, हमें क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई चाहिए। तो किस तरीके से होगा? आप डीपीक्यूई फाइंड करने के लिए बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई में से एफ पी क्यू निकाल दोगे, माइनस कर दोगे। तो हमने देखे एफ डी हमारा 45 है, चलो वहाँ 45 लिख दो। ये कितना है हमारा? 20 है। 45 में से 20 गया तो कितना आ गया? 25। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको आपकी वैल्यू मिल गई। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डीपीक्यू इज 25 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये भी एरिया है, इस वजह से यहाँ भी क्या आएगा? स्क्वायर यूनिट आएगा। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने कैसे क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट किया। क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करने के लिए आपको बिगर ट्रायंगल के एरिया में से स्मॉलर एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना था। 45 में से 20, 45 हमने फाइंड आउट किए, 20 गिवन पार्ट था, दोनों को माइनस कर दिए और आपका आ गया बचा हुआ क्वाड्रिलेटरल, और उसमें भी आपको स्क्वायर यूनिट में लिखना होगा। ठीक है, कुछ भी इसमें डाउट नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमने इसको एक फनी स्टेप में कन्वर्ट किया है, ताकि आप इसको अच्छे से समझें और प्रैक्टिस करें। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ हमने अपना फर्स्ट चैप्टर मैथ्स 2 का सिमिलैरिटी पूरा क्लियर कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 विथ कंसेप्ट। अब यहाँ पर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये जो हमने जो स्टार्ट की है लर्निंग ऑफ ज्योमेट्री विथ अ फनी स्टेप पसंद आया होगा और आपने इसे एंजॉय किया होगा। और इसको एंजॉय करते करते आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और जब वो आप परफेक्ट हो जाओगे तो कोई भी आपका मार्क्स कैंसल आउट नहीं कर सकता है। तो आपको मेन फोकस करना है कि आप किस तरीके से इस पर वर्क करो, हार्ड वर्क करो, जितना आप कोशिश इसमें कर सकते हो करो, और सिमिलैरिटी लेसन के मार्क्स को अपने जेब में रख लो। तो आपको मैथ्स से डर नहीं लगेगा। मैथ्स को अगर किसी को कोई है जो मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर है ऐसा, तो आप इस तरीके से पढ़ो, और जब इस तरीके से पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे और फिर वो आपको करने में मज़ा आने लगेगा। यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्लियर हुआ है, और आप इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी
इसका फ़ायदा उठा सके। और उनका भी इसमें ऐसा नहीं करना है कि भाई हम तो कंपटीशन में हैं, हम उनको नहीं भेजेंगे, हम इनको नहीं भे आप अगर दूसरों की भी हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपको उससे ज़्यादा देगा। और सोचो कि भाई हम छुपाएँगे, हम अपना ही फ़ायदा उठाएँगे, थोड़ा-सा कम हो जाएगा। तो थोड़ी-सी आप लोग इसे अच्छे से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।